अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया हैज वॉन। सो स्टार्ट करते हैं। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई छोटा कोई गम ना गिला हो सबका भला। चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला। सपने सच होने वाले हैं, सपने सच होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जीती है प्रजा, अब आएगा मजा, अब कस ले कमर और लहरा ले ध्वजा, लहरा ले ध्वजा, लहरा ले ध्वजा, लहरा ले ध्वजा, ओ लहरा ले ध्वजा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब प्रेम बढ़ेगा, बढ़ेगी प्रीत, अरे हुई है देखो जनता की जीत। हो अब प्रेम बढ़ेगा, बढ़ेगी प्रीत, अरे हुई है देखो जनता की जीत। गाए विजय गीत, ये है जनता की जीत। गाए विजय गीत, ये है जनता की जीत। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो भैया सुन लो, अच्छे दिन आने वाले हैं, 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 अच्छे दिन आने वाले हैं। जी जनाब, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? मैं ये सोच रही थी कब तो सॉन्ग है, मतलब अब तो मैं कहता हूँ शायद बीजेपी वाकई इलेक्शन के दौर पर ये सॉन्ग होगा, लेकिन अब तो वो कह सकते हैं कि अच्छे दिन का जो वादा किया था वो आ गया, उन्होंने करके दिखाया बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा विकास आ चुका है। अच्छा, हमें इतना ज़्यादा पता भी तो नहीं है, मुझे क्या पता अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं 5 साल पहले की। अभी भी इलेक्शन चल रहे हैं, दूसरे वाले जो मतलब इलाका ही होते हैं इस तरह से चलनी शुरू हो जाती है। और 2024 का वैसे इलेक्शन था, सही। ठीक है ना, तो दोबारा से ये 10 साल हो गए, 7 साल हो चुके हैं मोदी जी को। तीसरी मरतबा अगर वो इलेक्ट होते हैं तो ये लगातार तीसरी दफा होगा। बस ये एक रिकॉर्ड बाकी रह गया जो उन्होंने नहीं बनाया। ये किसी के पास भी ये नहीं, किसी के पास भी नहीं है। सही। ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत खूबसूरत सॉन्ग बनाया गया सबसे पहले तो, और कल्चर पूरा हिंदुस्तान का कल्चर। और सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे सॉन्ग की लगी, मेन जो 75% जो इसमें था, आवाम का जोश। यानी कि एक तो होता है ना कि इंसान अपनी
फुटेजेस उठाता है, मिसाल के तौर पर रोड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर से काम हो गए, ये अच्छे दिन आने वाले हैं, ये या उन मंत्री की पिक्चर्स उठा लेते ठीक है हैं, ना? उनकी तकरीरें उठा लेते हैं। मैं समझता हूँ 70-75% आवाम का जोशो खरोश और आवाम की जो लगाव था इस पार्टी से रिलेटेड, बीजेपी से रिलेटेड, मोदी जी से रिलेटेड, वो दिखाया गया है। जो सही। उन्होंने मास्क लगाए हुए, जो उन्होंने अपने जिस्मों पर, देखिए मोहब्बत के इजहार के कई तरीके कई होते हैं। तरीके तो ये भी एक तरीका होता है कि उनकी पेंटिंग, उनके नाम, उनके नक्श व निगारी, और दूसरी चीज़ ये है कि कमल का फूल स्पेशली वो इनका वो है, लोगो है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने नहीं भूला, मतलब उन्हें भी सम्मान दिया, उन्होंने भी अपना एक वक्त दिया अच्छा, पार्टी को। मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया कि कोई एक लीडर ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। मतलब जिसने काम किया वो आगे आया, जिसने काम किया वो आगे आया, जिसने जनता के लिए काम किया, जिसने मुल्क के लिए सोचा, तो वो परवान चढ़ा। ऐसा नहीं है कि किसी को बिल्कुल कांस्टेंट बना दिया। अब आप हमारे यहाँ ले लीजिए नवाज 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 नवाज, उनकी पार्टी में आपको कोई और बंदा नहीं उभरता हुआ दिखेगा या आगे आता हुआ दिखेगा। इसी तरह जरदारी की बात करें, जरदारी 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 जरदारी, कोई और नहीं दिखेगा फिर आपको। उनकी नस्लें, उनके मतलब वही उनके आबाई तौर पे जो थे लोग, वो क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि वो किसी और को आगे आने ही नहीं देते। हमारे यहाँ उनके लिए तो हमारे- प्रॉपर्टी है ना हमारे यहाँ पाकिस्तानी पे खानदानी रियासत है, हाँ। खानदानी सियासत है। सियासत। एक चंद घराने जो है उन्होंने सियासत की, जिसकी वजह से उन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मैं उन्होंने देखूँगा। बिल्कुल तो प्रॉपर्टी इस- समझते हैं हाँ, लोग। और इस पार्टी में तो मैंने ये देखा कि वो लोग थे जिन्हें पता ही नहीं था कि हमारा फ्यूचर क्या है। मतलब वो लोग थे जो किसानों के बच्चे थे, आम नागरिक थे, बिल्कुल ही गरीब घरों से उठ के आए थे। पार्टी ने उन्हें भरकर कि ऐसे काम किया, फिर जब उनका काम देखा तो उन्होंने मज़ीद बेहतर उन्हें अहदे दिए, फिर अहदे दिए, और आज वो इतने बड़े बड़े अहदों पर हैं। लेकिन अगर आज उनकी हिस्ट्री निकाल के देखते हैं तो वे एक आम किसानों के ख़ानदान से आने वाले लोग थे। इससे बड़ी बात होती है। मेरी आप शायद भूल रहे हैं, मेरी तो अकल दंग रह जाती है ये सोचकर। मैंने भाजपा को लेकर एक चीज़ देखी है, यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनके, या जितने भी मैं ये कहूँगी जो भी कारकुन रहे, जो भी लोग रहे जिनने काम किया बीजेपी के लिए, तो वो सारे ऐसे ही हमें देखने को मिले जो बहुत नहायत ही करीब तरीन थे। हम मोदी जी की बात करें, उनका जब हमें पता चला कि वो क्या थे, मैं तो हैरान हो गई कि उन्होंने अच्छा, जब अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई प्लानिंग की ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे जी ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, ये कभी था ही नहीं। मुझे कुदरती तौर पे या प्रकृति कह ले लेकर आ गई तो मैं आ गया। बस मैंने जनता के लिए, मुल्क के लिए काम किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ओहदा मिले, मैं काम करूँ, मेरी वाहवाही हो तो मुझे ओहदा मिले, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। थोड़े दिनों पहले हमने, बल्कि थोड़े दिनों पहले क्या, अभी हमने एक वीडियो और भी देखी थी जिसके अंदर वो आदिवासी थे, वो भी बीजेपी के अंदर ही है, जो हम वो कहते हैं प्रेसिडेंट ही ओहदे के लिए वो है, नॉमिनेट हैं, तो वो आदिवासी थी। आदिवासी मतलब और क्या मिसाल दीजिए? क्या मतलब कुछ नहीं पता, एक पार्टी में वो आती हैं, काम करती हूँ, और आज वो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो रही हैं। तो मतलब मैं कहूँगी एक ऐसी पार्टी जिसमें मेरिट को, जिसमें आपके काम को, जिसमें आप मुल्क के को क्या दे रहे हो, आप मुल्क के लिए कितना सोचते हो, इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बनिस्बत इसके कि आप किस घराने से हो, बनिस्बत इसके कि आपके आबाउजदाद थे तो आपको भी आना चाहिए। हमारे यहाँ बिलावल जरदारी को भी एक दफ़ा, मतलब मैं बोलूँगी, उनको समझ भी नहीं आता कि उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता उनको, और वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं। आप जो कह रहे हैं बिलावल जरदारी, मैं तो मैंने तो ये नोट किया कि किसी को भी नहीं पता, नहीं। हमारे मिनिस्टर को किसी को भी नहीं पता कब क्या बोलना है। बोलना है, हमारे वज़ीर आज़म साहब पता नहीं कब क्या बोल शहबाज जाते हैं, शरीफ। कब क्या बोल जाते हैं, कब क्या नहीं बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें पता तो रोका जाए, मतलब उनके जो आसपास के लोग हैं समझदार, ब्रेक लगवाया जाए, तो उन्हें कंट्रोल करवाया तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता रिकॉर्डेड हो, मतलब वो बस खड़े हो, मुँह चलाया और पीछे से रिकॉर्डेड बचे, बस ये नौबत आ गई हो, कुछ नहीं कुछ इस तरह से हो कि भाई ये वज़ीर आज़म साहब का बयान ये है, कोई बंदा बोल रहे वो बिजी हो, बीमार है, कुछ भी। अच्छा, हमने मोदी जी कोई ना कोई बेतुकी बात कर देते हैं, मिसालें याद नहीं आती उन्हें, आयात याद नहीं आती उन्हें, मैं इससे ज़्यादा अलमिया क्या होगा हमारा। खैर, हमने मोदी जी के हवाले से एक बात हमें पता चली थी लल्लन टॉक वाले जो हमने वीडियो देखी थी उसके अंदर, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं, नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबकि अपना पूरा प्रोग्राम करते हैं, लोगों से वीडियो कॉल पर हमने देखा बातचीत करते हुए, लोगों के लिए, लोगों के मसले मसाइल सुनते हुए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, नहीं पसंद।
अच्छा हमारे यहाँ मैंने ज़्यादातर देखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ऐसे। किसी की बच्ची गुम हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी के साथ कुछ मसला हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मर गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, पेट्रोल पे प्राइस बढ़ गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे यार हर बात पे हमारे यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, लॉजिक ही नहीं है, कोई और जरिए ही नहीं है बात करने का। ऐसा लगता है कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही जरिया है उनके पास। थोड़ा सा शऊर आ रहा है कि हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया की टीम हो किसी पार्टी की और वो एक चैनल्स बनाए सोशल मीडिया के यूट्यूब, अब थोड़ा सा शऊर आ रहा है। नहीं आप ये कह रहे थे कि जैसे वो मुझे मकान हड़पना है, वो प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो कहा गया जाएगा कि ये ज़मीन है, इस ज़मीन को लॉजिकली अपने पास लाने के लिए सबसे पहले तो कोई प्रोजेक्ट किया जाएगा कि इसको, ऑफिशियली हाँ इसको पार्क बनाते हैं। अच्छा फिर पार्क बनते बनते फिर पार्क बन रहा है तो फिर 20-25% पार्क बन गया, अब मज़ीद पार्क रुक जाएगा। अब वो अनाउंस तो हो गई है पार्क के लिए, थोड़ा सा पार्क बना के आवाम को अनाउंस कर दिया जाएगा, फिर बाकी ज़मीन किसी भी तरीके से हड़प ली जाएगी 75%। क्योंकि वो पार्क के नाम पे ऐसा हुआ है, बाकायदा बिलावल हाउस के सामने ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़ी ज़मीन आधे से ज़्यादा हड़प कर ली गई जबकि वो पार्क था। अच्छा मुझे और दूसरी चीज़ है कि जो इदारे खाने वाले हैं ना, जो इदारे पूछगछ करने वाले हैं उनको ही पार्टनर दिया जाता है। अच्छा मुझे ये चीज़ अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने कहा हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मुल्क अपनी जगह स्टेबल रहना चाहिए, मुल्क की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि याद अगर कोई कर ले ये जुमला अगर जहन में रख लिया जाए तो मैं कहता हूँ करप्शन की चीज़ ही नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। मैं बताऊँ मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक सेंटेंस में ना पूरा समंदर, बिल्कुल कहते हैं ना एक प्याले में पूरा समंदर समो दिया, बिल्कुल एक ऐसा ही। सेंटेंस में उन्होंने पूरी बात कह दी, इतनी गहराई है इस सेंटेंस में। अच्छा हमारे यहाँ हुकूमतें आती हैं, जो पहली वाली हुकूमत करके गई है वो सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, ये भी ख़त्म करो, ये भी ख़त्म करो, ये भी ख़त्म करो, कंस्ट्रक्शन रोको, वो प्रोजेक्ट रोको, CPEC रोको, नहीं होगा ठीक है। उसके बाद इनके दौरे हुकूमत में जो प्रोजेक्ट साइन होते हैं, नेक्स्ट हुकूमत जो आएगी वो कहेगी ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, वो तो करप्ट थे, उन्होंने गलत करा, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो बंद हो जाएगा। तो हमारी मैं कहूँगी तंजीली की, हमारी नाकामी की, हमारी नाकामी की सबसे अव्वलीन वजह मुझे ऐसी लगती है, एक तो करप्शन और दूसरा ये कि ज़िद बहस, बिल्कुल ठीक है, किसी को नीचा दिखाना कि वो हुकूमत तो सही नहीं थी, हम सही हैं, उसके बाद बोलेंगे हम सही थे, वो गलत थी। तो ये चीज़ में पाकिस्तान बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। अच्छा भाई बहुत खुशी हुई कि इंडिया में तो खुशहाली आ रही है और मज़ीद मुझे लगता है कि फ्यूचर में और मज़ीद खुशहालियाँ आएंगी। और पाकिस्तानों के जो गवर्नमेंट है, जो इदारे हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि क्या वजह है कि दो देश अगर एक साथ ही आते हैं दुनिया में तो एक देश नाकाम क्यों हो गया, इतने बर्बाद क्यों हो गया, आखिर क्या ऐसी वजह है, क्या हमारे अंदर नाकामियाँ, क्या हमारे अंदर कमी, क्या हमारे अंदर खामियाँ थी। एक ऐसा वक्त भी था मैं हैरान होता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कोई ख्वाब था, मुझे लगता है झूठ हो गई कि इंडिया से बेहतर इकोनॉमी थी पाकिस्तान की, एशिया में सबसे बेटर थी। तो इससे ज़्यादा मतलब अजीबो गरीब बात क्या हो सकती है। अच्छा लोगों को आप बोले ना कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो उलझ जाते हैं। मेरी एक राय है, जितना मैंने सीखा है, वो किसी एक पॉलिटिशियन को, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए या फिर मोदी जी हो गए, किसी को शुरू से फॉलो करना, बिल्कुल वो आप कैसे सही फैसले कह रहे हैं। करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, वो किस चीज़ को प्रायोरिटीज़ देते हैं, उन्होंने मुल्क की तरक्की में कौन कौन से इकदाम किए। मैं कहती हूँ एक बंदे पे भी वो फोकस कर ले और उसको फॉलो कर लेना, आप यकीन करें हमारे दिन बदल जाएंगे। मैं और सच्ची नीयत से पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे, पाकिस्तान की बका के लिए बिल्कुल ऐसा ही है और वाकई बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।